आप सबका स्वागत है डियर कॉमर्स भैया में। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर है, पर आपको मज़ा आएगा चैप्टर में पढ़ने का, तो बने रहिए डियर कॉमर्स भैया के साथ। चलिए लेट्स बिगिन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं। चैप्टर हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेस पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग का, इंपॉर्टेंस क्या ऑर्गेनाइजिंग की वो पढ़ेंगे। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होती हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसके डिसएडवांटेज एडवांटेजेस पढ़ेंगे हम। ठीक है, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, फिर उसके इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे और उनका डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। अब मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मीनिंग ऑफ क्या है ऑर्गेनाइजिंग की। टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विथ एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग, रॉ मटेरियल, मशीन एंड टूल्स, कैपिटल एंड पर्सनल। पर्सनल मतलब यहाँ पे एक पर्सन की बात नहीं हो रही, पर्सनल जिसे हम बोलते हैं वर्कर हो, ये पर्सनल है। पर्सनल मतलब वर्कर, जिसे ठीक है एक एम्प्लॉय होता है उसी को बोलते हैं पर्सनल। ठीक है, आगे इसका मतलब क्या होता है। अब इस ऑर्गेनाइजिंग का, ऑर्गेनाइजिंग एक ऑर्गेनाइज करना यानी कि बिजनेस को एक ऑर्गेनाइज करना, उसे प्रोवाइड करना एवरीथिंग जो यूज़फुल है फंक्शन को। आप कोई वर्क करने के लिए जो कुछ भी आपके लिए यूज़फुल मटेरियल्स हैं, जो चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है उस काम को करने के लिए, उसे ऑर्गेनाइज करना, उसे प्रोवाइड कराना ही ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल, बिना रॉ मटेरियल के आप कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बिना मशीन के रॉ मटेरियल को कैसे आप कुछ काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। टूल्स चाहिए होंगे आपको, कैपिटल चाहिए। कैपिटल मतलब आपने पढ़ा होगा अकाउंट में, मनी को हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेसमैन थ्रू उसी को बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल चाहिए ताकि पैसा काम हो सके। पर्सनल यानी कि वर्कर चाहिए, करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, तो उसी को हम बोलेंगे। ये जो स्टेटमेंट थी हमें हेनरी फ्यूल ने दी थी। बाकी दो और स्टेटमेंट आपको मिल देंगे। जी आर थैरी ने भी एक स्टेटमेंट दी है, आप चाहें तो इनको भी पढ़ सकते हैं, जो आपको ईजी लगे वो पढ़ सकते हैं। पर मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा हेनरी फ्यूल का जो स्टेटमेंट है वो बहुत ईजी स्टेटमेंट आपके लिए, तो आप जल्दी याद भी कर सकेंगे इस स्टेटमेंट को। तो आप इसे याद करिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा आपके लिए। वैसे आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस क्या होता है। अब आपने ऑर्गेनाइजिंग तो कर दी, पर उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसे करते कैसे हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, आइडेंटिफाई करना और डिवीज़न ऑफ वर्क करना। यानी कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या क्या करना है, आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, फिर डिवीज़न ऑफ वर्क करना होगा। आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया वर्क को, अब आपके जितने काम थे उसने आपने आइडेंटिफाई करे कि हाँ हम पे ये काम है, ये काम है, पे आपको सेल करने हैं, आपको रॉ मटेरियल लाने हैं, ये लाने हैं। ठीक है, तो आप उस फिर क्या करोगे, डिवीज़न ऑफ वर्क करोगे, यानी कि हर काम को किसी न किसी को बांट दोगे। जैसे कि कोई रॉ मटेरियल कोई और कौन लेके आएगा, कौन मशीन्स को कंट्रोल करेगा, कौन वर्कर को मैनेज करेगा, कौन क्या करेगा, ये सब आप डिवीज़न ऑफ वर्क करोगे। ठीक है, फिर देन डिपार्टमेंटलाइजेशन करोगे। डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब एक डिपार्टमेंट बनाओगे, यानी कि जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी वर्क है वो इस डिपार्टमेंट में, जो जो सेलिंग से डिपार्टमेंट है वो एक डिपार्टमेंट में। ठीक है, ऐसे हर डिपार्टमेंट बना दोगे आप लोग। फिर आता है असाइनिंग, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। आपने ये तो कर दिया, डिवीज़न ऑफ वर्क भी कर दिया कि कितने कितने क्या क्या काम हो सकते हैं। अब किसको ये ड्यूटीज़ दी जाए, ये होता है असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़। आपने डिवीज़न ऑफ वर्क में क्या समझा था कि हम लोगों ने डिवीज़न ऑफ वर्क दिया कि ये सेल कौन करेगा, प्रोडक्शन करने वाला काम है कि ये काम है, ये डिवीज़न ऑफ वर्क हो गए। आपने पहले काम पहचाना, फिर उसका डिवीज़न किया कितने कितने काम होंगे, फिर देन आपने डिपार्टमेंट बनाया उस बेसिस पे। अब डिपार्टमेंट बनाने की फिर वो काम उस डिपार्टमेंट में किस बंदे को क्या दिया जाएगा। जैसे आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, तो प्रोडक्शन में डिपार्टमेंट में वो प्रोडक्शन वाला काम किस बंदे को दिया जाएगा। अब प्रोडक्शन में भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल उधर से उधर ले आना, मशीन्स को कंट्रोल करना, ये सब चीज़ें होती हैं, वो आती हैं। तो वो कौन कौन करेगा, उसीलिए हम बोलते हैं असाइनिंग ड्यूटीज़। अगला है और लास्ट स्टेप इसका, स्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब इसका क्या होता है, स्टेब्लिश करना एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ये तो है नहीं कि आपने काम दे दिया तो आपसे फ्री हो जाएगा, फिर तो काम करेगा ही नहीं। इसीलिए आप उसके ऊपर एक पर्सन बैठाते हो, मैनेजर बैठाते हो, तो वो कौन किसको रिपोर्ट करेगा अपना वर्क। अब हम एक आदमी के ऊपर अगर 10 लोग होंगे तो 10 लोग को थोड़ी रिपोर्ट कर पाएगा सेम टाइम पे, वो तो रिपोर्ट ही करता रह जाएगा सबको बारी बारी से। तो उसके ऊपर वो किसको, पर्सनल बंदे को किसको रिपोर्ट करेगा, कौन है उसके ऊपर जिसको उसे रिपोर्ट करना, बताना हो कि हाँ हमने सारा ये काम किया आज, ये इसकी रिपोर्ट है, यहाँ तक इसकी ग्रोथ हुई है, अब तक हमने इतना कर लिया, इतना करना बाकी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो बेसिकली ये था। अब हम बढ़ेंगे इसके इम्पोर्टेंस की तरफ। अब इम्पोर्टेंस क्या ऑर्गेनाइजिंग के, बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन,
स्पेशलाइजेशन आती है इससे, ठीक है। अगला क्या आता है इससे, आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो तो स्पेशलाइजेशन आएगी। सिंपल सी बात है, आपने असाइनिंग करी है ड्यूटीज़, अब असाइनिंग करी ड्यूटीज़ यानी पर्टिकुलर बंदा पर्टिकुलर वर्क करेगा, तो वो उसी फील्ड में अच्छे तरीके से काम करेगा, वो फोकसली वर्क करेगा तो उसमें उसके स्पेशलाइजेशन मिलेगी, ठीक है। क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, अब क्लियरिटी आएगी वर्किंग रिलेशनशिप कैसे आएगी, हमने लास्ट स्टेप पढ़ा था कि हम स्टेब्लिशिंग करते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जिसमें हम क्या देखा था हमने कि वो कौन इंसान किसको रिपोर्ट करेगा, उसी को हम बोलते थे इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो वही है, आप हमने बता दो दिया सबको कि हाँ हाँ ये बंदा इसको रिपोर्ट करेगा, तो हमें क्लियर होगा कि हाँ हमें किसको रिपोर्ट करना है। अब एक ही बॉस के ऊपर 10 बॉस होते हैं, तो क्या वो 10 को थोड़ी रिपोर्ट करते पड़ेगा, पर आपने क्लियर कर दिया कि नहीं आप 10 को नहीं करोगे, आप इस पर्टिकुलर पर्सन को करोगे, तो वो उसी को रिपोर्ट करेगा। तो क्लियरिटी इन वर्क रिलेशनशिप आ गया। अगला ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा रिसोर्सेज का, सिंपल सी बात है, आपने डिवीज़न ऑफ वर्क कर दिया, असाइनिंग कर दी ड्यूटीज़, आपने डिवीज़न ऑफ वर्क करने वाले डिसाइनिंग करी ड्यूटीज़, तो आपने जिसको काम दिया हुआ, जिसको आपने असाइन किया होगा उस ड्यूटीज़ के लिए कि रॉ मटेरियल आपको लाना है, आपको इस रॉ मटेरियल को ऐसे यूज़ करना है, तो वो बंदा वही काम यूज़ करेगा ना, जिसको आपने बोला होगा रॉ मटेरियल तो वही लाएगा। अभी थोड़ी सारे सारे लिए उठा ले आएंगे, पर अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग नहीं करी होती तो हर कोई उठा के लेता कि यार हमें चाहिए काम के लिए, तो वो भी लेके आएगा। सेम बंदा वो भी सोच कर लाया कि यार हमें भी तो जरूरत है हमें ऑफिस में, पर आपने असाइनिंग कर दी ड्यूटी, तो सबको मालूम है कि नहीं हमारा काम नहीं है ये काम उसको दिया गया तो वो करेगा, तो वो लेके आएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यूटिलाइजेशन का रिसोर्स होगा, कोई वेस्ट नहीं होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि कोई सेम बंदा दो लोग यानी कि एक के ऊपर एक यानी कुछ हो ही रहा है, ठीक है। अडोप्टिंग टू चेंजेस ग्रुपिंग, आप क्या अडोप्टिंग करता है चेंजेस को, जितनी भी चेंजेस आती हैं ये लोग अडोप्ट कर सकते हैं क्योंकि ग्रुप वर्किंग है इसीलिए। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव, अब इफेक्टिव होता है एडमिनिस्ट्रेटिव क्यों, क्योंकि इफिशिएंसी से वर्क होगा। अब सिंपल सी बात है, हर किसी को असाइन कर दिया ड्यूटी तो मिनिमम कॉस्ट में काम होगा, कोई मतभेद नहीं होगा, सबको अपना अपना काम मालूम है, तो अपना अपना डिपार्टमेंट है और सबको अलग बंदे को रिपोर्ट करना, तो ये नहीं है कि कोई भी एक दूसरे से लड़ेगा फिर वो करेगा, ठीक है। तो इफेक्टिव होगा, टाइमफुली काम होगा, अब सबको अपना अपना काम मालूम है तो सब अपने पर्टिकुलर काम पे ध्यान देंगे। अब पहले की ऑर्गेनाइजिंग नहीं होती थी तो क्या होता था, हर इंसान कोई दूसरा काम कर दे रहा, कोई दूसरा काम कर दे रहा, यानी कि सेम वर्क 2-3 लोग कर दे रहे हैं, तो ओवरलैपिंग होती थी, तो उससे टाइम वेस्ट होता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इजीली, अब भाई आपकी ऑर्गेनाइजिंग अच्छी होगी, आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगा, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजिंग करने की वजह से अच्छे से वर्क होगा तो ग्रोथ होगी, आपको प्रॉफिट अच्छा होगा, तो एक्सपेंशन होगा बिजनेस का। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, अब डेवलपमेंट कैसा आएगा, हमने पहला ही स्टेप पढ़ा था, इस बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन कैसी मिल रही थी आपको, स्पेशलाइजेशन आपको इसलिए मिल रही थी क्योंकि एक ही इंसान पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर वर्क कर रहा था, तो वो उसी फील्ड में वो एक्सपर्ट होते जा रहा था, तो डेवलप हो रहा था आपका पर्सनल, यानी कि जो वर्कर है वो आपका डेवलप हो रहा था, तो उसी को बोलते हैं हम, ठीक है। अब क्या आता है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कितने स्ट्रक्चर होते हैं, 2 स्ट्रक्चर होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो 2 स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है और एक डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, अब व्हेन द एक्टिविटी और जॉब आर ग्रुप्ड कीपिंग इन द माइंड द फंक्शन और द जॉब, देन इट इज़ कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली जैसे कि आपको देख रहा होगा, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या बोला गया है, यानी कि वो एक्टिविटी, ठीक है, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर जॉब यानी ग्रुपिंग में वर्क हो, ठीक है, एक फंक्शन में वर्क हो, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कोई डिपार्टमेंट का वर्क होता है, ठीक है, यानी कि डिवाइड इंटू सेक्शन, कुछ सेक्शन में डिवाइड होता है, ठीक है, जैसे कि आपको मैनेजर डायरेक्टर है, फिर आपने 4 में बांट दिया, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड परचेज, ठीक है। आपने डिपार्टमेंट के ऊपर वर्क है, यानी कि एक ही प्रोडक्ट है आपका, ये नहीं है कि आप 10 प्रोडक्ट का करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका स्टील कंपनी है, आप सिर्फ स्टील का ही उत्पादन कर रहे हो तो आपका फंक्शनल आएगा, पर वही अगर आप स्टील और साथ में वो भी कर रहे हो कोई आयरन या फिर कुछ टाटा नमक, कुछ ऐसा नमक का कर रहे हो आप, जैसे कुछ नमक होता है आपको सुना होगा, जैसे टाटा काम करती है, टाटा क्या है, वो डिविजनल है या फंक्शनल है, डिविजनल है, क्यों, क्योंकि वो स्टील करती है, टाटा स्टील आपने सीना होगा, टाटा का नमक आता है, टाटा का आटा भी आता है, बहुत सारी चीज़ आती है, प्रोडक्ट आते हैं टाटा के, ठीक है, तो क्या है वो डिविजनल हो गया, क्यों, क्योंकि वो मल्टीपल प्रोडक्ट करता है। जहाँ प्रोडक्ट बेसिस पे काम हो वहाँ पे क्या आएगा आपका डिविजनल, और जहाँ आपका एक्टिविटी बेस्ड होगा वहाँ पे आएगा आपका फंक्शनल, ठीक है। इसके थोड़ा सा एक लाइन और आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, ये लाइन हमेशा एग्जाम में आती है कि आप कैसे पहचानोगे कि फंक्शनल है या डिविजनल।
बेसिकली ये लाइन आपको मैंने इसमें मेंशन नहीं करी है, पर मैं आपको अलग से लिख के बता दे रहा हूँ लाइन। आप लिख लीजिए या फिर वॉइस को मेरी रिकॉर्ड कर लीजिए या फिर दोबारा सुन लीजिएगा अगर कुछ छूट जाए तो। इट इज़ मोर सुटेबल व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ लार्ज, यानी कि कहाँ सुटेबल होता है, जहाँ पे लार्ज होता है ऑर्गेनाइजेशन, हैज़ अ डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी एंड ऑपरेशन, जहाँ पे डाइवर्सिफाइड यानी कि बहुत अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ ना होती हों, ठीक है, एंड ऑपरेशनल रिक्वायर्ड हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, दो बात याद रखिएगा, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ और हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। जहाँ पे आपको ये लाइन लिख दिख जाएगी तो समझ लीजिएगा यहाँ फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ। अब डिविजनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरीके का आपका डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा डिविजनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। डिविजनल स्ट्रक्चर में आपका बहुत प्रोडक्ट, जैसे कि आपका बेबी प्रोडक्ट बना रहा है, हेल्थ बेसिस भी काम कर रहा है, यही ब्यूटी प्रोडक्ट भी काम कर रहा है, फूड के भी लेके भी काम कर रहा है, तो हज़ार चीज़ें हैं, तो हज़ार तरह के काम कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली आपको मैं उसका भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, इसे बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में देखिए सिर्फ एक ही तरह का काम हो रहा है, कोई दूसरा काम नहीं हो रहा है, सिर्फ, ठीक है, एक ही वर्क है, उसी वर्क के अंदर आपको डिफाइन किया गया है, कोई दूसरा काम नहीं हो रहा, आपको दिखाई दे रहा होगा। पर डिविजनल में आपने देखा होगा बेबी के लिए भी काम प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे, फूड प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे आपके लिए, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे, ठीक है, हेल्थ के लिए भी थे, तो कई सारी चीज़ें थी। अब फंक्शनल का कुछ एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं, उसी तरह से डिविजनल स्ट्रक्चर के भी कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो बेसिकली हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं, चलिए। अब एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब एडवांटेजेस क्या होती है फंक्शनल स्ट्रक्चर की, ऑर्गेनाइजेशनल स्पेशलाइजेशन आती है। अब एक ही आदमी एक ही प्रोडक्ट के बारे में काम कर रहा होगा तो उससे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्पेशलाइजेशन आएगी आपके। कैसे आएगी ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइजेशन, आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर वर्क पे काम किया जाए, एक ऑक्यूपेशनल पे वर्क किया जाए, तो आपको उसमें स्पेशलाइजेशन आएगी। आप 10 लोगों पे हाथ मार रहे हो तो क्या 10 पे अच्छे से कर पाओगे? आप 10 चीज़ों पे नज़र मारोगे तो क्या 10 चीज़ आपके लिए अच्छी होगी? नहीं हो पाएगी ना। आप किसी एक ही चीज़ पे कहते हैं, हमें स्टार्टिंग से आपने सुना होगा, पेरेंट्स भी कहते हैं किसी एक चीज़ पे फोकस करो। आपके पास 10 ड्रीम है तो क्या आप 10 ड्रीम पे इक्वली फोकस कर पाते हो? नहीं कर पाते हो ना। तो आप अगर फंक्शनल करते हो तो आपको एक ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन मिलती है, ठीक है। अगला क्या है, प्रमोट अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट। आपका ये प्रमोट करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आप एक ही फंक्शनल आपका, तो आपको कंट्रोल भी आसानी होगी, कोऑर्डिनेशन करने में भी आसानी होगी। आपके डिविजनल में क्या होगा वो आगे हम पढ़ेंगे कि डिविजनल में कैसे दिक्कत करता है चीज़ें। इंक्रीज अ मैनेजरल एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी। अब ये इंक्रीज़ करता है कैसे, कि अगर ये क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा मैनेजरल इफिशियंसी पे, ठीक है, ऑपरेशनल वर्क इफिशियंसी बढ़ेगी आपकी। कैसे बढ़ेगी? सिंपल सी बात है, आपके पास अगर एक ही काम है तो आपको उसी पे आप मैनेजिंग करोगे, आप उसी पे फोकस करोगे, उसी पे ध्यान दोगे, ठीक है। पर इट्स लीड टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। सिंपल सी बात है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन डिविजनल, आप एक ही प्रोडक्ट, तो उसी के बारे में 4 डिपार्टमेंट बन गए, काम खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो डुप्लीकेशन होने का कोई उतना चांस नहीं होता इसके अंदर। ईजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग होती है। सिंपल सी बात है, आपको एक ही प्रोडक्ट पे ध्यान देना ज़रूरत है, आप एक ही प्रोडक्ट के स्पेशलाइजेशन करवाने की ज़रूरत है आपको, तो ट्रेनिंग देना भी इसमें इफेक्टिव होता है, टाइम बहुत कम बचता इसमें होता है। ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शन। अब क्या होता है, इससे दूसरे फंक्शन पे जो अटेंशन होती है वो हम दे सकते हैं, नहीं दे पाते, ठीक है, वो सही रहता है हमारा। आगे क्या है, इसके डिविजनल के ऑर्गेनाइजेशन के हमारे क्या एडवांटेज होते हैं। आपको डिसएडवांटेज जो होंगे आपके, वो आप बुक से रीड कर लीजिएगा, इजी है, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। फंक्शनल के जैसे मैंने एडवांटेजेस होते हैं, आपको डिविजनल के डिसएडवांटेजेस भी इजी हैं, आप बुक से जाना पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं फिर भी एक बार बता दूंगा आपको भी, पहले इसके डिविजनल के क्या एडवांटेजेस होते हैं ये जान लीजिए। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आती है, फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है इसके अंदर, अकाउंटेबिलिटी आसान होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होता है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था जो डिविजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन टाइप होता है वो क्या के बेसिस पे होता है, प्रोडक्ट के बेसिस पे होता है और फंक्शनल एक्टिविटीज़ के बेसिस पे होता है। तो उसमें उसमें एक्टिविटीज़ की हमें स्पेशलाइजेशन आती है, इसमें प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन आएगी। फास्ट डिसीजन मेकिंग होगा, क्यों? क्योंकि आप इसमें अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है। अकाउंटेबिलिटी आती है, क्यों? क्योंकि आपको अगर एक है तो आप अकेले अकाउंटेबिलिटी, तो ना आपको उसके लिए एक और पर्सन रखना होगा कि अकाउंटेबिलिटी ये बंदा इसके लिए होगा, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज़्यादा आती है, क्यों फ्लेक्सिबिलिटी आती है? क्योंकि सारी पावर एक ही आदमी पे नहीं होती, इसमें आपको अथॉरिटी बांटनी पड़ती है, क्योंकि आपको एक ही काम नहीं है, 1000 जगह फोकस करना, तो क्या कर पाओगे? इस तरह से नहीं कर सकते। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ करने में हेल्प करती है। सिंपल सी बात है, अगर आप एक ही पे रहोगे तो क्या आपका ग्रोथ नहीं होगे? पर आप वही 10 जगह कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ग्रोथ होगा। आप कहीं स्टील का प्रोडक्शन कर रहे हो
तो आपको वहाँ ग्रोथ मिल रहा है, कोई आप कोई फूड मटेरियल पे कर रहे हो तो वहाँ भी कुछ ना कुछ ग्रोथ हो, तो आपको हर जगह से आपको ग्रोथ होती रहेगी, तो इसीलिए इसमें फ़ायदा होता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं फंक्शनल के? इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, अब इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। प्लेस अ लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली आपको समझ में आ चुका होगा जो इसके एडवांटेजेस है फंक्शनल के, वो उसके डिसएडवांटेजेस मिलेंगे आपको, और जो डिसएडवांटेजेस हैं फंक्शनल के वो इसके एडवांटेजेस, यानी कि अपोजिशन है आपका बेसिकली, ठीक है। तो आप बुक से रीड कर लीजिएगा, वो सही में आ जाएगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेजेस कैसे इसमें आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट इसमें ज़्यादा होता है, इंक्रीज इन कॉस्ट, अब भाई आपको डिविजनल वर्क करना है तो आपको कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि आपको भाई काम ज़्यादा, 10 काम है तो 10 काम के लिए 10 आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगी। प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट होता है, अब जो होता है हर डिपार्टमेंट का वो अपने प्रोडक्ट पे फोकस होता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होता है, भाई कौन इंसान क्या करेगा, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट आ जाती हैं, बहुत सारी इससे बेस होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सअप करिए। एक दिन के अंदर आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिलेगा। अगर मैं आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक और वीडियो आपके लिए स्पेशली वीडियो बना के आपको भेजूँगा, आपको उससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत है आप मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें मेरी वीडियो को, ठीक है। थैंक यू एंड वेलकम। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसकी एडवांटेज है, डेलीगेशन। अगला वीडियो में हमारे लेक्चर में पूरा ख़त्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू एंड वेलकम। तो मिलते हैं कल आपसे दोबारा। डियर कॉमर्स भैया के साथ बने रहिए इसी तरह।